बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी बहुत बेसिक क्वेरी रहती है कि कनाडा में जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से कोर्स में जाना चाहिए। तो हम एज एन काउंसलर बिफोर आस्किंग द स्टूडेंट क्वेरीज, फर्स्टली मैं चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि व्हाई दे शुड चूज कनाडा एज डेस्टिनेशन टू स्टडी अब्रॉड। जब हम कनाडा को देखते हैं तो ज़्यादातर एक्सट्रीम वेदर की बात आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी बहुत बेसिक क्वेरी रहती है कि कनाडा में जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से कोर्स में जाना चाहिए। तो उसके लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जो हमें पूरी काउंसलिंग सेशन में क्वेश्चंस जो होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में वो हमें हेल्प करेंगे, सौम्या एंड महक। थैंक यू मैम। तो मैम एज एन काउंसलर बिफोर आस्किंग द स्टूडेंट क्वेरीज, फर्स्टली मैं चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि व्हाई दे शुड चूज कनाडा एज डेस्टिनेशन टू स्टडी अब्रॉड। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डेस्टिनेशन कंट्री चूज़ करने के लिए। कनाडा उनकी प्रायोरिटी, एक जो मेन मोटिव रहता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ PR, परमानेंट रेसिडेंसी। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टूडेंट इजीली जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। बहुत और भी कंट्रीज़ देती हैं बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कनाडा में इतना टाइम नहीं लगता है। डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो इन टर्म्स ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है और उनके पास जॉब्स डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन भी बहुत अफोर्डेबल है कनाडा में। अगर आप और किसी कंट्री से कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब अगर आप US जाते हो तो US बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है स्टूडेंट्स को इन टर्म्स, अगर आप कनाडा से कंपेयर करते हो। और अगर एक बार आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है किसी स्टूडेंट्स को तो वो इजीली US ट्रैवल कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा को एज अ पाथवे भी यूज़ करते हैं US के लिए, जो डायरेक्टली US नहीं जा पाते। तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं कनाडा में जाने के लिए। PSW भी ऑप्शन स्टूडेंट्स को मिलता है अप टू 3 इयर्स का, वो वहाँ रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। बहुत सारी MNCs हैं वहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कनाडा में। अगेन जब वेदर की बात करें तो कनाडा का जो वेदर है बहुत एक्सट्रीम में जाता है। कनाडा का डेफिनेटली, कनाडा का वेदर बहुत हार्श है, पोल्स के नियर है, तो कनाडा ठंडा तो है। बट अगर आप देखोगे सर्विसेज की बात करोगे, वहाँ पे सर्विसेज ऐसी हैं कि अभी स्नोफॉल हुआ है, 1 आवर में सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आप बात करते हो होटल्स की या आप कहीं भी अमेनिटीज़ कुछ भी यूज़ करते हो, आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जहाँ रह रहे हो, अकोमोडेशन है, वहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी, हीटर्स है कि आपको ठंड महसूस नहीं होती है। विंटर्स थोड़े से हार्श होते हैं बट अगर आप समर्स में वहाँ रहोगे तो 28-30 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे भी जाता है। अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी 3 दिन पहले, वो बता रहा था कि मैम 28 डिग्री 30 डिग्री में इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन बहुत कम है, तो वो रेज़ उनको बहुत ज़्यादा उससे गर्मी लगती है। हमारे यहाँ पे 40 डिग्री में भी हमें गर्मी लगती है बट इतनी हम ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं। सो जनरली स्टूडेंट की क्वेरीज रहती है कि उनको अगर कनाडा जाना है तो उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो बहुत क्वेरी रहती है कि कैन आई गो विदाउट आइल्स, किसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बिना जा सकते हैं वो वहाँ पर मैम? अगर आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओगे, नॉट ओनली कनाडा, वहाँ पे आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, बिकॉज हम एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं। तो आइल्स नहीं, आप अगर आइल्स नहीं देना चाहते हो तो और भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स है जो आप दे सकते हो। PT है, TOEFL है, आइल्स के अलावा भी एग्ज़ाम्स है, वो मैंडेटरी रहता है क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि आप वहाँ जाके एक बेसिक इंग्लिश आपको आती है, रीड राइट आप स्पीक कर सकते हो, लिसन कर सकते हो। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट तो रहती है, क्योंकि आप पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए वहाँ जाके, ताकि वो अपने आप सर्वाइव कर सके इंग्लिश में। तो एक रिक्वायरमेंट रहती ही है। ऐड ऑन दिस क्वेश्चन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के खुद के भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स होते हैं, क्या वीज़ा भी उस हिसाब से स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है? जैसे बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है स्टेट लेवल, Yes. उसमें भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनके एग्जाम दे सकते हैं, बट अगेन वीज़ा के लिए तो उन्हें वापस फाइल करना सो वीज़ा एंड यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट
दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे सकते हो, डुओलिंगो दे सकते हो, होम बेस्ड एडिशंस में भी वो एडमिशन्स लेते हैं, चाहे वो पीटी हो चाहे टॉफिल हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। बट वीज़ा इज़ डिफरेंट थिंग। यूनिवर्सिटी एकदम अलग वर्क करती है और वीज़ा डिपार्टमेंट एकदम अलग वर्क करता है। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स अलग रहती हैं कि उनको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एडमिशन ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, अनटिल अनलेस आपके पास वीज़ा नहीं है। तो नॉन एसडीएस में तो दे ही सकते हैं ना? नहीं, नॉन एसडीएस में भी सारे एग्जाम्स एक्सेप्टेबल नहीं होते। जैसे डुओलिंगो है, नॉन एसडीएस में नहीं जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि एसडीएस नॉन एसडीएस क्या होता है। सो it's a basic 2 criterias, SDS and non-SDS, which is specified for 14 countries. SDS होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीमलाइन, जो 14 कंट्रीज़ के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने अप्लाई करा हुआ है। तो इंडिया उसमें से एक है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो चाइना भी है। अब उसकी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के लिए SDS में एक तो आइल्स देना चाहिए स्टूडेंट को, उसके अलावा GIC होना चाहिए, 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस होनी चाहिए। GIC 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट को पे करना होता है। अब एक अपडेट भी आई है, एक नई अपडेट, कि SDS के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐड हो जाएंगे। तो 10 अगस्त तक हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स का नाम पता है हमें, PT है, टॉफिल है, CAL है, सेलपिप है, आइल्स है, सारे एग्ज़ाम्स हैं SDS के अंदर, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स अभी तक गवर्नमेंट ने अपने एंड से अपडेट नहीं किया है। तो वीज़ा एक अलग रिक्वायरमेंट रहती है और यूनिवर्सिटी का अलग रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र दे दिया तो आपको वीज़ा आएगा ही आएगा। वहाँ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, कनाडा से ही क्यों पढ़ना है आपको, ऐसा स्पेसिफिक क्या है कनाडा में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कोर्स में। तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ता है वीज़ा के टाइम। जैसे मैम आपने बताया GIC पे करना होता है, तो GIC मैंडेटरी? इट इज़ मैंडेटरी फॉर SDS कैटेगरी। अगर आप नॉन SDS में अपना वीज़ा लगाना चाहते हो, जहां आपको कम एक्सपेंसेस में आप वीज़ा लगा सकते हो, आपको पेमेंट नहीं करना है ज़्यादा, लिमिटेड पेमेंट के साथ आप वीज़ा लगा सकते हो। बट अगर कनाडा ने 2 स्पेसिफिकेशंस दिए हैं तो डेफिनेटली जहाँ रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है, वहाँ वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो GIC अगर नहीं पे करता है स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं कि वीज़ा नहीं लगा सकता, वीज़ा वो लगा सकता है, बट इट विल बी अंडर नॉन SDS। अगेन कनाडा एक अपॉर्चुनिटी देता है डिप्लोमा कोर्सेज की, राइट? सो वो कितने बेनिफिट होते हैं स्टूडेंट के लिए? इन टर्म्स ऑफ आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम कनाडा का बताना चाहूँगी। कनाडा वाइड रेंज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, 12th के बाद भी और बैचलर्स के बाद भी। अब इसका एक रीज़न है, बैचलर्स के बाद रीज़न ये है कि कनाडा का जो बैचलर्स है दैट इज़ ऑफ 4 इयर्स। आपको वहाँ पे डिप्लोमा भी मिलेगा, एडवांस डिप्लोमा भी मिलेगा और बैचलर्स भी मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट डिप्लोमा लेके भी जाते हैं और डिग्री लेके भी जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि डिप्लोमा और डिग्री में स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है, तो अगेन डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द स्टूडेंट। डिग्री डेफिनेटली 4 साल की होएगी तो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बट अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल मिलता है। एंड दिस लीड्स टू पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जो हर स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो देखता ही देखता है कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिटर्न हमें कितना मिलेगा। तो वो हर कंट्री में PSW देखते ही देखते हैं। तो ड्यूरेशन जो है PSW का, अगर आप 2 साल के कोर्स पे जाओ, आप 3 साल के कोर्स पे जाओ या 4 साल के कोर्स पे जाओ, वो अप टू 3 इयर्स ही रहता है। तो स्टूडेंट के माइंड में एक ये भी रहता है कि हम 2 साल इन्वेस्ट करके 3 साल काम करेंगे, एक हम 4 साल इन्वेस्ट करेंगे तो भी 3 साल काम करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ स्टूडेंट का बजट मैटर करता है। अगर उनका बजट अलाउ करता है तो स्टूडेंट जा सकता है डिग्री में। दोनों का बेनिफिट ऑब्वियसली डिग्री का ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपको अगर आपको फ्यूचर उनको अपना ग्रो करना है, अल्टीमेटली उनको बैचलर्स तो करना ही पड़ेगा। आज के सेशन में हमने बहुत सारे ऐसी क्वेरीज डिस्कस की जो जनरली स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास क्वेश्चन करते हैं। तो हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना
और साथ ही कनाडा में जनवरी इनटेक की एप्लीकेशंस भी ओपन है, तो आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन application02@meridin.org, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको फेस टू फेस काउंसलिंग चाहिए तो हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।